एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है हिस्ट्री की, माइनर हिस्ट्री की, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919, जिस बुक का कोड है हिस्टे 305। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर जो आपका 3 है वो है आपका जर्मनी की एकीकृत राष्ट्र के रूप में उत्थान। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस जो है 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की गई है और आज ही जो है आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये है इसका पार्ट नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे कि बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी और बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी। आपको भी ये जो आप पूरे नोट्स हैं इस बुक से रिलेटेड जो भी मैं नोट्स बना रही हूँ उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और सभी वीडियोस का जो है वो लिंक जो है प्लेलिस्ट बनाकर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि बिस्मार्क की विदेश नीति क्या थी और बिस्मार्क की गृह नीति क्या थी। तो सबसे पहले हम गृह नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिस्मार्क जो था वो काफी अच्छा राजनीतिक कूटनीतिज्ञ था और इसकी जो गृह नीति थी वो काफी अच्छी थी। सबसे पहले उसने क्या किया, नए संविधान का निर्माण किया। उसने प्रेशिया के सम्राट को जर्मन साम्राज्य का जो है वो सम्राट बना दिया और साथ ही साथ सम्राट द्वारा विदेश नीति का संचालन किया जाएगा। उसने क्या किया कि जो प्रेशिया का जो सम्राट है उसको जर्मन जो साम्राज्य है उसका सम्राट बना दिया और उसी के द्वारा जो है वो विदेश नीति का जो है वो संचालन किया जाएगा। विधानसभा के 2 सदन बना दिए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस। इसके बारे में हम जितना डिटेल में पढ़े उतना कम है, इसलिए मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना आप पेपर में लिख सकते हैं या जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है पुनर्निर्माण के कार्य। बिस्मार्क ने जो है वो जर्मन में जो है पुनर्निर्माण के भी कई कार्य किए, उसमें से हम 4 और 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले उसने 1877 ईस्वी में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की। दूसरा, उसने विभिन्न राज्यों के अलग अलग कानूनों को रद्द कर दिया और समान कानून जो है वो पूरे जर्मन साम्राज्य में लागू कर दिया। तीसरा, उसने कार्य किया कि समस्त साम्राज्य में एक समान शिक्षा और एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो लागू किया गया उसके द्वारा। चौथा, उसने कार्य किया रेल, तार, डाक और केंद्रीय सरकार का अधिकार जो है वो कायम कर दिया। उसने क्या किया कि रेल, तार और डाक पर केंद्रीय सरकार का अधिकार जो है वो कायम कर दिया। केंद्रीय सरकार क्या हुई, यहाँ पर प्रेशिया की सरकार हुई। समस्त साम्राज्य के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा उसने लागू कर दी। मीन्स संपूर्ण जो साम्राज्य है उसमें सैनिक सेवा, हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी सैनिक सेवा प्रदान करेगा। जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जर्मन की शक्ति को, सैनिक शक्ति को बढ़ावा देना था। तो ये था उसका नया संविधान बनाने का और पुनर्निर्माण का कार्य। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपका कि गैर जर्मन जनता और बिस्मार्क। अब गैर जर्मन जनता के साथ क्या किया बिस्मार्क के द्वारा, तो गैर जर्मन जनता जो थी वो साम्राज्य में कई गैर जर्मन जनता जातियां रहती थी। पूर्व भाग में 35 लाख पोल, सेलोसबर्ग में 12 लाख डेन और ओल्सेन लोरेन में 18 लाख फ्रांसीसी रहते थे। ये जातियां संगठित जर्मन और शासन के विरुद्ध थे। आप सीधा लिख सकते हैं पेपर में कि जो बिस्मार्क था वो गैर जर्मन जनता को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था और ये जो गैर जर्मन जनता थी वो भी जर्मन और शासन के जो क्या थी विरुद्ध थी। बिस्मार्क ने इसके लिए बलपूर्वक दमन की नीति अपनाई, परंतु उसकी जो ये नीति थी वो असफल रही। फिर आपका आता है कैलुटर कैंप। अब कैलुटर कैंप क्या है, मुख्यतः आप अगर एक चीज इसके बारे में याद रखना चाहते हैं तो बिस्मार्क और पोप के जो मध्य जो लड़ाई हुई थी या जो मतभेद थे उसको ही कैलुटर कैंप का जो है वो नाम दिया गया। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं बिस्मार्क और पोप के मध्य जो है वो तनाव। जर्मन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बिस्मार्क और पोप पायरस 9 के तहत कैथोलिक चर्च के तहत प्रेशिया राज्य और बाद में जर्मन साम्राज्य के बीच जो है वो संघर्ष चला। इन विवादों को 1871 में बढ़ावा दिया गया था, लेकिन 1878 तक जो है वो इसको जो है वो समाप्त कर दिया। मीन्स कि इन दोनों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हुए थे वो हुए थे 1871 में, परंतु 1878 तक आते आते जो है इन विवादों को समाप्त कर दिया गया।
1878 तक समाप्त कर दिया गया और 1887 में कूटनीतिक रूप से जो है वो इनको समाप्त जो है वो होगी, मीन्स कि पूर्णतः रूप से ये समाप्त होगी 1887 में, और 1878 में जो है वो इनको ऑलमोस्ट जो है वो खत्म कर ही दिया गया था 78 में। बिस्मार्क और समाजवाद। अब बिस्मार्क और समाजवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे जर्मन साम्राज्य में समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। अतः उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए उसने विशेष प्रयत्न किए। उसने मुख्यतः 4 प्रयत्न किए थे बिस्मार्क के द्वारा। सबसे पहले उसने समाजवाद का प्रसार करने वाले संगठनों सभाओं को बंद कर दिया। अब बिस्मार्क ने क्या किया कि जो भी सभाएं और जो भी संगठन जो थे वो समाजवाद का जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे उसको उसने बंद कर दिया। दूसरा उसने कार्य किया कि समाजवादियों के विरुद्ध जो है वो पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए। तीसरा कार्य उसने किया कि समाजवादियों को अनेक प्रकार के कठोर दंड दिए गए। उसमें से 1500 को लगभग बंदी बना लिया गया और 900 समाजवादियों को जो है वो देश से निर्वासित कर दिया गया, मीन्स देश निकाला दे दिया था बिस्मार्क ने। संकट काल में नगरों को घेरा डालने की व्यवस्था की गई और इसके लिए उसने सैन्य की व्यवस्था भी की गई थी बिस्मार्क के द्वारा। तो ये 4 मुख्य कार्य उसने किए। सबसे पहले समाजवादियों का प्रचार प्रसार करने वाले सभाओं को उसने बंद किया, पुलिस को विशेष अधिकार प्रदान किया, समाजवादियों के विरुद्ध जो है वो कठोर दंड की व्यवस्था की और समय आने पर मुश्किल की स्थिति में जो है वो नगरों को घेरा डालने की व्यवस्था की। और एक और जो उसने कार्य किया था वो सैनिक की व्यवस्था को जो है वो समाजवादियों के विरुद्ध जो है वो लागू वो कर सकता था, ऐसी व्यवस्था उसने की थी। ये था बिस्मार्क और समाजवाद। अब हम इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, 6th पॉइंट, आर्थिक नीति। कि बिस्मार्क की गृह नीति में उसकी आर्थिक नीति क्या थी। तो बिस्मार्क की आर्थिक राजनीति उसकी महान कूटनीतिज्ञ होने का जो है वो प्रमाण देती है। उसने रक्षित व्यापार की नीति अपनाई। उसने स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा जो है वो रक्षित व्यापार की नीति को जो है वो बल दिया। जोल्वेन के बारे में हमने प्रीवियस 2 वीडियो में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये जर्मन के 18 रियासतों को मिलाकर जो है बनाया गया एक व्यापारिक संगठन था। औद्योगिक क्रांति उसने लाई, कोयला और लौह उद्योगों को अधिक से अधिक उसने प्रोत्साहन दिया और भौगोलिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति या आर्थिक नीति। अब उसने ये जाना कि अगर जर्मन की जो है वो भौगोलिक व्यवस्था अच्छी होगी तभी जो है वो इसकी आर्थिक नीति अच्छी होगी। इसके लिए उसने रेलों का अच्छी तरह से उसने संगठन किया, यातायात के साधनों में उसने विस्तार किया और यातायात की अच्छी सुविधा प्रदान की। तो ये थी बिस्मार्क की गृह नीति। अब हम चर्चा करेंगे बिस्मार्क की विदेश नीति। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ गृह नीति के बारे में फिर से। हमने सबसे पहले पढ़ा कि बिस्मार्क ने नया संविधान लागू किया गया था। बिस्मार्क द्वारा पुनर्निर्माण की उसने कार्य की, जिसमें उसने जो है वो जर्मन की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया, जैसे रेल व्यवस्था पर उसने ध्यान दिया, या उसने साम्राज्य के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा, ये सब चीजें उसने की। ठीक है, पुनर्निर्माण के कार्य में। फिर आता है आपका गैर जर्मन जनता और बिस्मार्क। गैर जर्मन जनता को जो है वो उसने जर्मनी से बाहर निकालने का प्रयत्न किए। कुल्टर कैंप, जिसमें उसने पोप के जो शक्ति बढ़ रही थी उसको कम करने का प्रयास किया। बिस्मार्क और समाजवाद, समाजवादियों के बढ़ रहे प्रभाव को उसने कम किया, उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया, सैनिक जो है व्यवस्था की और पुलिस कर्मियों को विशेष अधिकार प्रदान किए। आर्थिक नीति भी हमने पढ़ी, जिसमें हमने जो आपका लास्ट पॉइंट था आर्थिक नीति 6th पॉइंट, उसमें हमने पढ़ा कि उसने आरक्षित व्यापार की नीति को लागू किया और जोल्वेन को उसने लागू किया। जोल्वेन जो था वो 18 रियासतों का एक संघ था। भौगोलिक व्यवस्था को उसने अच्छा बनाया, यातायात के साधनों का विस्तार किया। औद्योगिक क्रांति लाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था लौह और कोयला उद्योग को जो है वो प्रोत्साहन करना। तो ये थी उसकी गृह नीति। अब हम चर्चा करेंगे बिस्मार्क की विदेश नीति कि बिस्मार्क की जो है वो विदेश नीति क्या थी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिस्मार्क की विदेश नीति के क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था यूरोप में ज्यों की त्यों स्थिति में शक्ति संतुलन बनाना। दूसरा था यूरोप में जर्मनी की जो है वो प्रधानता करना। थर्ड उद्देश्य था उसका जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण रूप से संपन्न करना। 4th था फ्रांस को यूरोप की अन्य शक्तियों से दूर रखना ताकि वह अपनी पराजय का बदला ना ले सके। हमने पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने पढ़ा कि फ्रांस और क्रोएशिया का युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि बार बार चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका आता है यूरोप के अन्य सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना।
तो ये मुख्य 5 उद्देश्य थे उसकी विदेश नीति के, और इन्हीं उद्देश्यों के अंतर्गत जो है इर्द गिर्द जो है वो उसने विदेश नीति को जो है वो लागू किया था। तो सबसे पहले हम उसकी विदेश नीति में जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है आपका 3 सम्राटों की लीग। तो 3 सम्राटों की जो लीग थी उसमें उसने शामिल किया था जर्मनी, सबसे पहले जर्मनी ही शामिल हुआ, ऑस्ट्रिया और जो तीसरा था वो था रूस। तो रूस जो था, बिस्मार्क ने 1863 ईस्वी में पोलैंड के विद्रोह में रूस की सहायता करके उससे मित्रता कायम कर ली थी। और ऑस्ट्रिया 1866 में ऑस्ट्रिया को सेंडोवा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ऑस्ट्रिया के साथ जो है वो प्रेशिया का युद्ध हुआ था सेंडोवा नामक स्थान पर। तो ऑस्ट्रिया 1866 में ऑस्ट्रिया को सेंडोवा के युद्ध में पराजित तो किया था, परंतु उसने जो उसके साथ संधि की थी उस युद्ध के पश्चात उसकी जो शर्तें थी उसने जो है वो नरम रखी थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के साथ मैत्रीपूर्ण जो है वो संबंध बनाना चाहता था। इस लीग की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस को रूस और ऑस्ट्रिया से दूर करना था। तो 3 सम्राटों की लीग बनाई गई जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो तीसरा था वो था आपका रूस। फिर हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्विदलीय संधि। अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच द्विदलीय संधि हुई, इसमें हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। 1856 में पेरिस की संधि के अनुसार टर्की के जो सुल्तान था उसने अपनी ईसाई प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने का जो है वो वचन दिया था, परंतु जब 1875 में जो है वो सीनिया और हेर्जेगोविना में विद्रोह हुआ तो सुल्तान ने जो है ईसाइयों पर जो है वो घोर अत्याचार किए। आप सीधा सीधा इस बात को जान लीजिए कि जो टर्की का सुल्तान था उसने बोला था कि मैं जो मेरी ईसाई प्रजा है मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, परंतु जब जो है उसके राज्य में 1875 में कुछ आंदोलन हुए तो उसने ईसाइयों के राज्य वो बुरा व्यवहार करना जो है वो आरंभ कर दिया। रूस द्वारा सुल्तान का विरोध किया गया और सुल्तान को पराजित कर 1877 में सेंट स्टीफनो के संधि पत्र जो है वो हस्ताक्षर करवाए गए। अब रूस ने क्या किया, रूस ने जो है वो सुल्तान का विरोध किया और सुल्तान का विरोध करके उसने सेंट स्टीफनो के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। इसमें रूस का ही कुछ फायदा था। इससे रूस को जो है वो कृष्ण सागर में अनेक सुविधाएं प्राप्त हो गई, परंतु इंग्लैंड और रूस के मध्य जो है वो युद्ध होने की जो है वो संभावना उत्पन्न हो गई। अब रूस ने क्या किया, रूस ने एक कार्य किया, उसने जो है वो टर्की के सुल्तान से जो है वो सेंट स्टीफनो के संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, परंतु उसने कृष्ण सागर में अनेक सुविधाएं जो है वो प्राप्त कर ली इस संधि के द्वारा। परंतु जो इंग्लैंड और रूस के मध्य जो है इस संधि के कारण युद्ध की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई, मतलब युद्ध की संभावना बन गई, जिसके कारण बिस्मार्क द्वारा समस्या का हल करने के लिए बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें जो है वो ये देखा कि हमने कि जो बिस्मार्क था उसने रूस का साथ नहीं दिया, उसने किसका साथ दिया, इंग्लैंड का साथ दिया। इसका परिणाम यह निकला कि रूस ने 3 सम्राटों की लीग से जो है वो अलग हो गया। अब द्विदलीय ही रह गए, 3 सम्राटों की लीग से रूस तो बाहर हो गया, अब रह गया आपका जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो आगे हम पढ़ते हैं त्रिदलीय संधि। त्रिदलीय संधि में आपके आते हैं प्रेशिया मीन्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो है इटली। फ्रांस और इटली उत्तरी अफ्रीका में स्थित ट्विंस पर या ट्विन, ये आप देख लेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन TUINS पर अधिकार करना चाहते थे। पहले तो बिस्मार्क ने ट्विंस पर अधिकार करने के लिए दोनों को उकसाया। पहले तो उसने क्या किया कि उन दोनों को उकसाया, परंतु फिर जब फ्रांस ने जो है वो फाइनली उस पर ट्विंस पर जो है अधिकार कर लिया तो बिस्मार्क ने इन दोनों की शत्रुता का फायदा उठाते हुए इटली को द्विदलीय संधि में शामिल करके त्रिदलीय गुट की जो है वो स्थापना की। और इसका भी वही उद्देश्य था कि जब भी कोई तीसरा गुट हमला करेगा तो इसमें जो इटली है या जो ऑस्ट्रिया है वो तटस्थ का जो है वो कार्य करेगा। ये थी इसकी मुख्य शर्तें। अब हम पढ़ते हैं रूस के साथ पुनर्विश्वास संधि। अब जो बिस्मार्क था वो काफी चालू या काफी तेज दिमाग बुद्धि वाला व्यक्ति था। उसने क्या किया कि एक तरफ तो ऑस्ट्रिया और इटली को ये बता दिया कि मैं तो रूस से अलग हूँ, और दूसरी तरफ जाकर क्या कर लिया, रूस के साथ पुनर्विश्वास की जो है वो संधि कर ली रातों रात। तो त्रिदलीय संधि के पश्चात बिस्मार्क की संधि सुदृढ़
हो गई, परंतु वह रूस के साथ जो है वो संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं रूस जाकर जो है वो फ्रांस के साथ ना मिल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए उसने रूस के साथ जो है पुनर्विश्वास की संधि कर ली। रूस के साथ संधि करके उसने ऑस्ट्रिया के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस संधि के द्वारा यह निश्चित किया गया कि अगर उन दोनों में से किसी पर भी कोई आक्रमण करता है तो दूसरा तटस्थ का जो है वो कार्य करेगा, दूसरा मध्यस्थता का जो है वो कार्य करेगा। तो ये था उसका, रूस के साथ उसने पुनर्विश्वास की जो है वो संधि कर ली। अब लास्ट में आता है आपका बिस्मार्क और इंग्लैंड। तो बिस्मार्क और इंग्लैंड के मध्य जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। बिस्मार्क कहा करता था कि दोनों के मध्य युद्ध की कोई संभावना नहीं है। उसने यूरोप की राजनीति में इंग्लैंड को हस्तक्षेप ना करने के लिए सदैव जो है वो प्रोत्साहन किया। तो ये थी बिस्मार्क की विदेश नीति। हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो इसकी विदेश नीति का जितना भी हमने पढ़ा उसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस को रूस, ऑस्ट्रिया और इटली से जो है वो अलग करना, जिसके लिए उसने कई संधियां भी की, जिसमें उसने सबसे पहले जो संधि की थी या जो लीग बनाई थी वो थी उसकी 3 सम्राटों की लीग, जिसमें उसने रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को शामिल किया था। उसके बाद उसने ये संधि तोड़ दी। किसने? रूस ने। 3 सम्राटों की लीग को किसने छोड़ दिया? रूस ने। इसका मुख्य कारण था कि जर्मनी के द्वारा जो है वो इंग्लैंड का जो है वो साथ देना, जिसके कारण ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच जो है वो द्विदलीय संधि हुई। इन लास्ट जो है वो इसने इटली को भी शामिल कर लिया अपनी संधि में और त्रिदलीय संधि का निर्माण किया। और लास्ट में बिस्मार्क ने एक अच्छे कूटनीतिज्ञ का प्रमाण देते हुए लास्ट में जो है वो उसने जो है वो रूस के साथ पुनर्विश्वास की संधि की। और इन लास्ट हमने पढ़ा बिस्मार्क और इंग्लैंड के संबंध की, कैसे संबंध थे बिस्मार्क और इंग्लैंड के। तो बस आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्कस करना था। और इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 का ही टॉपिक नंबर 4। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी वीडियो का लिंक जो भी इस बुक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी या जो भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा या कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।